Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about evolution. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 24 सेकंड ईयर की बैच से पहला लेक्चर है. चलो देख लेते हैं एवोल्यूशन से क्या मुराद होता है. एवोल्यूशन से मुराद होता है द ग्रेजुअल चेंज एंड द characteristics of a species is known as evolution. evolution से मुराद ये होता है कि एक स्पीशीज के खुसूसियात में वक्त के साथ जो चेंजेस आता है उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं. चलो देख लेते हैं. अब आपको पता है मेन हमेशा के लिए इंटरेस्टेड होता है. आपके क्यूरियस का एक वर्ड में बुक लेकर से मुराद होता है इंटरेस्टेड. कह रहा है कि हमारे पास तीन चीजें, हाउ, व्हेन और हमारे पास है वेयर. कि जो लाइफ है, लाइफ तो ये लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ, लाइफ कहां से आया और लाइफ कब आया, ये क्वेश्चन ह्यूमन जो है ना इसमें से इंटरेस्टेड है. और सेम हमारे पास जो डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स है ये भी लिविंग है. प्लांट्स के बारे में यही क्वेश्चन है और हमारे पास एनिमल के बारे में यही क्वेश्चन है. तो ये कहां से आया, तो इसके बारे में जो साइंटिस्ट है वो क्या आंसर दे रहा है. उन्होंने थ्योरीज पेश किया है. एक का नाम है यानी साइंटिफिक थ्योरी है, साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक थ्योरीज. साइंटिफिक थ्योरीज जो है ना उन्होंने पेश किया है. सबसे पहला जो थ्योरी है उसको देख लेते हैं. हमारे पास सबसे पहले थ्योरी का नाम है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी. स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, क्रिएशन, और इसको हम कहते हैं थ्योरी. इस थ्योरी से क्या मुराद होता है, ये थ्योरी कहता है कि जो दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसने पैदा किया, वो अल्लाह ने पैदा किया, गॉड ने पैदा किया है. दूसरे का नाम है स्पॉन्टेनियस जनरेशन. स्पॉन्टेनियस, इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन. यहां से अगर हम देखें स्पॉन्टेनियस जनरेशन से क्या मुराद होता है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन से मुराद ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से वजूद में आए हैं. हमारे पास थर्ड जो है जिसको कॉस्मोजोन थ्योरी कहते हैं, कॉस्मोजोन थ्योरी कहते हैं. और ये थ्योरी क्या कहता है, ये कहता है कि द लाइफ कैन बी एग्जिस्ट बिहाइंड द अर्थ, यानी अर्थ के अलावा भी जिंदगी जो है वो पॉसिबल है, बट अभी तक हमने उस मुतालिक इंफॉर्मेशन नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हमारे पास है बायोकेमिकल एवोल्यूशन. बायोकेमिकल एवोल्यूशन से क्या मुराद होता है, आओ देख लेते हैं. बायोकेमिकल एवोल्यूशन से मुराद ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल सिस्टम है वो वक्त के साथ इवॉल्व हुई थ्रू नेचर सिलेक्शन से आए. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन की कंसेप्ट क्या है, तो सबसे पहले हम डिफरेंट साइंटिस्ट जो है वो पढ़ेंगे. सबसे पहला हमारे पास एक साइंटिस्ट है जो नेचुरलिस्ट है, इसका नाम है एरिस्टोटल. एरिस्टोटल क्या कहता है, एरिस्टोटल क्या बारे में 322 BC बिफोर क्राइस्ट. ये बेसिकली क्या था, नेचुरलिस्ट था. नेचुरलिस्ट मीन अ पर्सन हु स्टडी नेचर. और ये क्या है, नेचुरलिस्ट से मुराद है कि ये नेचर पे यकीन करता है, नेचर को मानता है. इन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था स्केला नेचर या नेचरा. इसको कहते हैं स्केला नेचरा, या इसको हम कहते हैं लेडर. इसको हम क्या कहते हैं, लेडर ऑफ नेचर. अब ये लेडर ऑफ नेचर क्या कहते हैं, आए इसको देख लेते हैं. ये कहता है कि हमारे पास ये एक लेडर के तौर पर है. ये अगर हम यहां से देख लेते हैं हमारे पास सबसे बेस में कौन कौन सी चीजें हैं, नॉन लिविंग मैटर होता है. सबसे बॉटम में नॉन लिविंग मैटर होता है. फिर इसके बाद फंजाई होता है, यहां से अगर हम देखेंगे फंजाई होता है. फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, मोसिस होता है. और मोसिस के बाद हमारे पास मोलस्का होता है. हमारे पास क्या होता है, मोलस्का. इसको हम कहते हैं मोलस्का होता है. मोलस्का के बाद हमारे पास इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट्स. और इंसेक्ट के बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ह्यूमन होता है. अब कहता ये है इस थ्योरी को कहते हैं लेडर ऑफ नेचर, या इसको स्केला नेचर थ्योरी भी कहते हैं. अब ये थ्योरी क्या कहता है कि ये जो आपके पास लेडर में जो है
ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं होते, कभी भी ये चेंज नहीं होते। और ये किसने पैदा किया? ये अल्लाह ने जिस जगह पे पैदा किया ये हमेशा इसी जगह पे रहेगा। और ये क्या है? ये किसने पैदा किया? ये गॉड ने पैदा किया। तो ये किसका ख्याल था? ये एरिस्टोटल की थ्योरी है। अब हम दूसरी थ्योरी की तरफ जाते हैं। दूसरी थ्योरी का नाम है क्रिश्चियनिज्म। तो देखते हैं कि क्रिश्चियनिज्म क्या कहते हैं। हमारे पास क्रिश्चियनिज्म क्या है? क्रिश्चियनिज्म जो है ना हमारे पास क्या है? ये कहता है दुनिया में जितनी भी स्पीशीज है वो किसने क्रिएट किया है? वो अल्लाह ने पैदा किया है। दुनिया में जितनी भी स्पीशीज है ये किसने पैदा किया? गॉड ने पैदा किया है। और ये थ्योरी तकरीबन 2000 साल तक कामयाब रही, अनचेंज रही। 2000 साल तक जो है ना ये थ्योरी क्या था? ये अनचेंज था। फिर क्या हुआ? जब हमारे पास क्या आया? हमारे पास जो यूरोपियन लोग थे, यानी यूरोपियन कि अगर हम बात करते हैं लोगों ने ट्रेडिंग शुरू की थी। हमारे पास अगर मैं यूरोपियन की बात करूं तो हमारे पास क्या होता है? यूरोपियन। अगर यूरोपियन की बात करी तो हमारे पास 3 कंट्रीज की मैं बात करता हूं यहां पे। अमेरिका की अगर मैं बात करूंगा, अगर एशिया की बात करूंगा, और हमारे पास क्या है? अफ्रीका जो है ना हमारे पास अफ्रीका। अब आपको पता है लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना शुरू कर दिया। अब आपको पता है यहां पे 2 चीजें सामने आए कि एक आपके बुक में एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज से क्या मुराद होता है? आए देख लेते हैं। एक्सोटिक स्पीशीज से मुराद ये होता है वो स्पीशीज जो नॉन नेटिव होता है ऑफ लैंड, जो लैंड की नेटिव नहीं होता है। तो इन्होंने इस साइंटिस्ट ने देखा कि हमारे पास जो अमेरिका की स्पीशीज और एशिया की स्पीशीज होता है इनमें से अगर डिफरेंट स्पीशीज ए यहां पे या बी तो इनके दरमियान वेरिएशन पाया जाता है। दूसरा, अगर ये सेम स्पीशीज भी है तो इसकी है कि इसका क्या है कि इसका कॉमन एंसेस्टर हो सकता है। इसका क्या हो सकता है? कॉमन एंसेस्टर हो सकता है। तो ये उन्होंने एक बात बता दी कि उन्होंने दोनों जगह की स्पीशीज देखे तो उन्होंने कहा कि इन स्पीशीज के दरमियान क्या है? वेरिएशन पाया जाता है। इवन ऐसा जो सिमिलर स्पीशीज है ऐसा लगता है इसका कॉमन है, जो इंसेक्ट है वो कॉमन है। फिर क्या हुआ? थर्ड स्टेप क्या हुआ कि डिस्कवरी ऑफ फॉसिल हुई। डिस्कवरी ऑफ, अगर हम कहते हैं डिस्कवरीज ऑफ फॉसिल्स अगर हम बात करेंगे, फॉसिल कहते हैं द डिड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फॉसिल। तो हमें फॉसिल रिकॉर्ड हमें कौन सी चीज को शो कर रहा है? जो हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड है आपके बुक में क्रेडिटिविटी, यानी क्रेडिटेबिलिटी से मुराद होता है ट्रस्ट। इससे भी कुछ ट्रस्ट पैदा हुआ। क्यों? ये कहता है कि हमारे पास जो मॉडर्न रॉक्स है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? हमारे पास जो ओल्ड है, हमारे पास कौन सा चीज होता है? जो मॉडर्न रॉक्स है ये किससे डिफरेंट है? ओल्ड रॉक से ये डिफरेंट है। तो ये भी क्या देता है? ये भी एक एविडेंस देता है कि फॉसिल से, तो क्योंकि इनमें से ओल्ड रॉक्स में कंसेक्यूटिव चेंजेस आए और से क्या बना है? मॉडर्न रॉक बना। तो ये भी एवोल्यूशन के लिए एक सबूत साबित हुआ। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आ जाता है और वो एक थ्योरी पेश करता है जिसका नाम है जिसका नाम है, अगर मैं यहां पे बताऊंगा, जिसका नाम है जॉर्ज केवर आ जाता है। और जॉर्ज केवर ने कब ये थ्योरी पेश की थी? ये थ्योरी उन्होंने पेश की थी 17 आपके पास है 69 में से लेकर 1832 में उन्होंने ये थ्योरी पेश की। इस थ्योरी का नाम है कैटास्ट्रोफिज्म किसको कहते हैं? आइए देख लेते हैं। कैटास्ट्रोफिज्म कहते हैं कुदरती आफादात। ये कहता है कि हमारे पास क्या हुआ? कुदरती आफादात आए। फॉर एग्जांपल इनमें से आप लिख सकते हैं फ्लड आया, इनमें आपके पास क्या आएगा? फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आप लिख सकते हैं, अर्थक्वेक आया। और अर्थक्वेक के साथ साथ वोल्केनो आप लिख सकते हैं, वोल्केनो आया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब ये आए तो इससे क्या हुआ? इससे जो फाना है, जिसको हम फाना और फ्लोरा कहते हैं, फ्लोरा फाना से क्या मुराद होता है? यानी इससे मुराद होता है प्लांट्स प्लस एनिमल, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड कलेक्शन ऑफ एनिमल इज नोन एज फ्लोरा एंड फाना। ये जो फ्लोरा एंड फाना है ये रिड्यूस हुआ और इससे बाद जो स्पीशीज है वो आजकल जो मॉडर्न स्पीशीज वो ये है। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है बेसिकली एगेज। इसको कहते हैं, हम क्या नाम रखेंगे? एगेज आया। और एगेज ने थ्योरी पेश की थी, वो 1807 से लेकर 1873 में उन्होंने कहा कि जो कैटास्ट्रोफ आया, कैटास्ट्रोफ मीन जो कुदरती आफादात आया, कैटास्ट्रोफी जो आया, ये क्या हुआ? जो कैटास्ट्रोफी आया तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हुए। अब कैटास्ट्रोफी के बाद जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो पैदा हुए। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं एगेज थ्योरी, उन्होंने पेश किया था। इसके बाद 2 और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था, एक का नाम था जेम्स और दूसरे का नाम है चार्ल्स।
दूसरे का नाम था चार्ल्स। दोनों, ये जो था आपके पास 1726 में था और हमारे पास ये 1919 और इसको हम कहते हैं 97, ये सॉरी इसको हम कहते हैं 1797 या 1797। और ये जो साइंटिस्ट था ये कब था, ये हमारे पास 1797 से लेकर 1875 तक। तो इन्होंने भी एक थ्योरी पेश किए हैं और इस थ्योरी का नाम क्या है, आओ देख लेते हैं। ये हमारे पास थ्योरी है जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म मेडिटेरियन, इसको कहते हैं मेडिटेरेनियज्म, मैनेटेरिज्म कहते हैं, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म इसको कहते हैं। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि हमारे पास कौन कौन से अफादात आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास वोल्केनो आए, वोल्केनो के साथ साथ हमारे पास अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक के साथ साथ हमारे पास फ्लड वगैरह, विंड्स वगैरह, ये सारे विंड्स वगैरह जब ये आए तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने रॉक्स को चेंज किया, रॉक्स की लेयर्स को क्या किया, जो हमारे पास रॉक्स है उसको क्या, उसकी लेयर जो था वो क्या है, लेयर जो है ना उसने चेंज किया है, चेंज। और चूंकि ये प्रोसेस अगर स्लो भी है, स्लो से मुराद ये होता है इसमें भी फिर भी जो है ना, यानी जो हमारे पास रॉक्स है वो 1000 ऑफ रॉक्स जो है वो बन सकता है। तो इसने सिर्फ एक बात कंक्लूड की, वो बात ये है कि हमारे पास जो अर्थ है, हमारे पास जो जमीन है वो क्या है, वो एटर्नल है। एटर्नल से क्या मुराद है, ना पनाह होने वाला है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट बताई कि ये स्टेटमेंट कुछ यूं है कि नो वेस्ट ऑफ द बिगिनिंग और नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एंड, यानी जमीन का ना तो बिगिनिंग का पता है और ना तो एंड का पता है। ये स्टेटमेंट उन्होंने पेश की। इसका मतलब क्या है, नो वेस्टेज ऑफ द बिगिनिंग और इसको हम कहते हैं बिगिनिंग और एंड देन नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड, एंड। इस स्टेटमेंट से क्या मुराद होता है, इस स्टेटमेंट से मुराद ये है कि जमीन का जो बेसिकली ना बिगिनिंग का पता है और ना एंड का पता है। तो इसके बाद क्योंकि इन्होंने तो एवोल्यूशन के लिए टाइम प्रोवाइड कर दिया बट इसके पास कन्विंसिंग पावर नहीं था, तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, लेमार्क आया। लेमार्क ने थ्योरी पेश की। कब उन्होंने थ्योरी पेश की, उसका तारीख जो है ना आपको याद होना चाहिए। ये आया था 1744 से लेकर ये हमारे पास 1829 में। और उन्होंने दो बातें बताई, एक का है यूज और डिसयूज, यूज एंड डिसयूज। ये कहता है कि जो भी बॉडी पार्ट्स होता है अगर वो यूज होता है तो वो डेवलप होता है और जो यूज नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। इसकी एग्जांपल जो है ना वो क्या रहता है, जराफा की बात करें, जराफा की निक के बारे में कि जराफा जो है वो निक इस्तेमाल करता था वो इंक्रीज हुआ। दूसरा और डिसयूज के बारे में वो स्नेक के बारे में बताया कि स्नेक के पांव थे तो उन्होंने इसके इस्तेमाल नहीं किया तो वो क्या हुआ, वो खत्म हुआ। अब दूसरा यहां पे एक पॉइंट बता रहा है कि वो क्या कहता है कि जो इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटेड होता है एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मुराद होता है, आए देख लेते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है अगर वो जिंदगी भर में कोई कैरेक्टर एक्वायर करता है तो वो नेक्स्ट नस्ल में ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एक बंदा है उसकी माँ बाप से बीमारी नहीं आया है और इसके रोजमर्रा लाइफ में इसको बीमारी मिल गई तो ये बीमारी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये बाद में फिर गलत साबित हुआ बट ये उसका क्या था, नजरिया था। आए देखते हैं इसके बाद कौन आया। इसके बाद यानी जो मिड सेंचुरी थी 1800 थी, मिड सेंचुरी, ये जो मिड था तो क्या था, फॉसिल रिकॉर्ड भी सामने आए और कह रहा है कि हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड है। तो ऐसा लगता है कि हमारे पास जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म आए हैं ये कहां से आए, ये प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से आए। अगर ये प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से आए तो किस तरह आए, तो फिर इसका आंसर किसने दिया, दो साइंटिस्ट आए। एक का नाम था जिसको हम डार्विन कहते हैं, डार्विन, और दूसरे का नाम था अल्फ्रेड ने इसका आंसर दिया था कब, उसका आंसर दिया था 1858 में। उन्होंने कहा कि जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म आते हैं ये एक डिवाइन फोर्स है, यानी ये अल्लाह जो है ना वो क्रिएट करता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आया कि किस तरह जो है ना ये होता है। तो यहां पे एक डार्विज्म जो है ना एक और साइंटिस्ट है जिसका पूरा नाम है माल्थस क्या करता है, माल्थस ने एक बुक लिखा था, ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट था, इन्होंने एक बुक लिखा था
एक बुक लिखा था, और ये बुक कौन रीड कर रहा है? डार्विन आ जाता है और इस बुक को रीड करता है। इसके सामने आया था वो ये था कि रिसोर्स पे क्या होगा, रिसोर्सेस पे क्या होगा, कंपटीशन होगा। रिसोर्सेस पे क्या होगा, रिसोर्सेस पे आपके पास वाटर होगा, फूड होगा, इन पे क्या होगा, इन पे कंपटीशन होगा। इन पे क्या होगा, ये जो है ना इसके ऊपर कंपटीशन होगा, और हर एक स्पीशीज क्या होगा, वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करेगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है ना वो करेगा, एग्जिस्टेंस क्या करेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करेगा। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट उन्होंने बताया कि ओवर प्रोडक्शन होंगे। ओवर प्रोडक्शन से मुराद होते हैं जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा तो उसमें क्या होगा, वो रिसोर्स पे ज्यादा प्रेशर आएगा। दूसरा उन्होंने कंपटीशन के बारे में बताया था कि कंपटीशन होंगे। ओवर प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन। और कंपटीशन किस तरह होगा, जो कंपटीशन होगा ये इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन से क्या मुराद होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, इसकी डिटेल आएगा डार्विन थ्योरी की, बट यहां पे तो सब ऑडियो रीडिंग की पॉइंट्स है कि हमारे पास एक स्पीशीज है या दूसरा स्पीशीज, ये दो सेम स्पीशीज है, तो इनके दरमियान फूड पे क्या होगा, कंपटीशन होगा। जो जीतेगा तो वो सरवाइव करेगा, जो हारेगा वो खत्म हो जाएगा। इसी के साथ और भी पॉइंट्स है वो